नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के तहत 21,000 करोड़ रुपए जारी किए, तो महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकारी महासम्मान निधि के 3800 करोड़ की रकम दी किसानों को। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, संगठन में लिए गए सभी निर्णय में भारतीय किसानों और मछुआरों के हितों को मिली प्राथमिकता। भारत निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांत पर कायम। जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ समझौते पर किए हैं हस्ताक्षर। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी और पेरियार नदी परियोजना में शामिल। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत किया जाएगा काम। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का आयोजन। भारत टेक्स 2024 में वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के सीईओ, 100 से अधिक देशों के 3,000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुक होंगे शामिल। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के बाद शाम को महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने 3900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की राज्य को सौगात दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के तहत 21,000 करोड़ रुपए जारी किए, तो महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकारी महासम्मान निधि के 3800 करोड़ की रकम भी किसानों को दी। प्रधानमंत्री ने 5.5 लाख महिला एसएचजी को 825 करोड़ रुपए जारी किए, तो 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत भी की। महाराष्ट्र के विकास को और गति देते हुए प्रधानमंत्री ने यवतमाल में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त भी जारी की। इसके तहत 21,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए। पीएम किसान के अंतर्गत 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। महाराष्ट्र के किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की अतिरिक्त मदद के तहत 88 लाख किसानों को नमो शेतकारी महासम्मान निधि के 3800 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। पीएम ने कहा कि यूपीए सरकार में महाराष्ट्र से ही कृषि मंत्री होने के बावजूद राज्य के किसानों के लिए काम नहीं हुआ। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना का भी शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कुल 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएम ने योजना के 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। पीएम ने मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से जुड़ी कई सिंचाई परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। 2,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सिंचाई ढांचा मजबूत होगा। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश के कितने ही गांव पानी के लिए हाहाकार कर रहे थे, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीएम ने कहा कि आज इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक
पाइप से पानी पहुंच चुका है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। महाराष्ट्र के, विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत नई ब्रॉडगेज लाइनों से विदर्भ और मराठवाड़ा में न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। पीएम ने 2 ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें कलंब और वर्धा को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा और अमलनेर और न्यू अष्टी को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा शामिल है। पीएम ने कई बड़ी सड़क परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसान, नौजवान, गरीब और महिलाओं के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने कहा कि उनके अगले कार्यकाल में विकास की ये यात्रा और तेज होगी। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति को सशक्त करने का ये अभियान और तेज होने वाला है। आने वाले 5 वर्ष इससे भी अधिक तेज विकास के होंगे। आने वाले 5 वर्ष विदेश के हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निष्पक्ष और न्याय सम्मत सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के लिए गए सभी निर्णय में भारतीय किसानों और मछुआरों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप गरीबी उन्मूलन, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और सभी भारतीयों के जीवन सुगमता में सुधार लाने के लिए निर्णयों की आवश्यकता को रेखांकित किया। पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के निर्णय भारत के अमृतकाल में मजबूत और तेज विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य में प्रेरक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 देशों ने WTO सदस्यता के लिए आवेदन किया है। भारत ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उनका समर्थन करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की मांग है कि अपीलीय निकाय को बहाल किया जाए, जिससे WTO के प्रस्ताव अगर पूरे ना हो तो निकाय के समक्ष अपनी बात रखी जाए। और देश की 6 मुख्य नदियों के लिए बेसिन प्रबंधन योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और 12 तकनीकी संस्थानों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इन तकनीकी संस्थानों में NIT और IIT जैसे संस्थान शामिल हैं, जबकि नदियों में नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी और पेरियार नदी को शामिल किया गया है, जिनके बेसिन की स्थिति मूल्यांकन और प्रबंधन योजना कैंप को लेकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत काम किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 मार्च 2024 को विज्ञान भवन में प्रदान किए जाने वाले पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी, जहां शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। शहरों और राज्यों की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 130 पुरस्कारों को प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार पेयजल, स्वर्ण, रजत और कांस्य सिटी पुरस्कारों को लेकर विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे। 485 शहरों में
2.0 के अंतर्गत किए गए आंकलन में विभिन्न मापदंडों को शामिल किया गया, जिसमें पहुंच, कवरेज, जल शोधन संयंत्रों और घरों में पानी की गुणवत्ता और जल निकायों की स्थिति संबंधित स्थिरता, फ्लो मीटर की उपलब्धता और जल शोधित उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग शामिल है। शहरों को स्टार रेटिंग पैमाने पर 5 स्टार से लेकर 9 स्टार तक वर्गीकृत किया जाएगा, जो इन महत्वपूर्ण मापदंडों में उनके प्रदर्शन को सम्मानित करेगा। इस मंच के माध्यम से उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो अपने समुदायों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ जल संसाधन सुनिश्चित करने में सफल रही हैं। 1,500 से अधिक पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागियों की मेजबानी करने के लिए तैयार ये भव्य कार्यक्रम न केवल उत्कृष्टता का जश्न मनाएगा, बल्कि ये अमृत मित्र पहल के शुभारंभ का भी प्रतीक होगा, जिसमें पूरे देश से विभिन्न स्थानों से महिला SHG लाइव जुड़ेगी। के चेलामल दक्षिण अंडमान में ऑर्गेनिक खेती करती हैं। वे अपनी जमीन पर खाद और मल्चिंग के साथ नारियल और हल्दी और अदरक जैसे अन्य फल और सब्जियां भी उगा रही हैं। इस साल उन्हें अनसंग हीरोज श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने उनसे दक्षिण अंडमान में बातचीत की। कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं? नहीं, हम लोग पहले से बचपन से हम लोग वही टाइम से कुछ ये केमिकल नहीं मिला था, इसलिए हम लोग वही टाइम से पत्ती उत्ती सारा गोबर का उसको खाद में रख के हम लोग कंपोस्ट करके हम लोग उसमें करा। और हम लोग आके भी इस तरह करना, ऑर्गेनिक बोलने से ऑर्गेनिक कैसा हम लोग नारियल का छिलका पत्ती सारा इंटरक्रॉपिंग अंदर करा। वो नारियल का पहले पल नहीं आया, ज़्यादा पल नहीं है, हम थोड़ा सब्जी काट के काय पाल के रखा था, इसलिए एग्रीकल्चर में सारे लोग आके बोला इस तरह थोड़ा इसका अंदर कुछ सब्जियाँ करने से आएगा करके, इसलिए हम थोड़ा से करके देखा। पर अंदर परमानेंट अंदर करा था, नारियल का अंदर इंटरक्रॉपिंग करा, वो कुछ आल चलाया, कुछ सब्जी काटा, अदरक हल्दी सब काटने के बाद तो थोड़ा अच्छा आया। आने के बाद हम लोग को बोलता मल्चिंग करने से उसको क्या करता, धूप काल में मट्टी सूखता नहीं, नमी मिलता था, वो बारिश टाइम ना वो तो सूख के उसको थोड़ा चढ़ के खाद बन जाता, इसलिए ऑर्गेनिक के लिए हम लोग को खाद नहीं डालते। इसलिए मधुमक्खी भी पालता है, इसलिए मधुमक्खी रहना था किसान के लिए, नहीं होने से देश में मधुमक्खी नहीं होने से फल नहीं आएगा करके, बहुत जरूरी है। हाँ इसलिए हाँ। आपको पद्मश्री भी मिला इस साल, किसने नॉमिनेट किया आपको? हम तो पूरा काम, हमको पद्मश्री मिलेगा करके हम नहीं करा, पता है, लेकिन इसलिए हम क्या करा, हमको छोटा उम्र से 50 छोटा उम्र से मेरा पति डेथ हो गया, इसलिए हम 4 बच्चा पालना उसके लिए पूरा खेती करा, हम अकेला काम करा। और नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को भारत टैक्स 2024 को उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए इस कार्यक्रम में फाइबर, फैब्रिक और फैशन के जरिए फार्म से लेकर फॉरेन पर एकीकृत रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत टैक्स 2024 में वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के CEO, 100 से अधिक देशों के 3,000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों की भागीदारी की उम्मीद है। पेश है यह खास रिपोर्ट। सदियों से भारतीय वस्त्र और हस्तशिल्प कला दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। इस समृद्ध परंपरा की झलक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में देश में आयोजित वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत टैक्स 2024 में देखने को मिली। भारत के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल्स कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों कारीगर, प्रदर्शक और निर्यातकों ने शिरकत की। भारत टैक्स 2024 में रिसाइकलिंग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और मास्टर क्लासेस के समर्पित पवेलियंस भी बनाए गए हैं। बाटिक प्रिंट मोम से बनाई जाती है, जिसको मैं नेचुरल डाई पे बनाता हूँ। जो पूरे अनार के छिलके हैं, मेहंदी है, इन कलरों से पूरा बाटिक करता हूँ, कुछ नया करके इंडिको डाई इससे मैं बाटिक करता हूँ। ये जैसे हम लोग का ये इवन जो नया है, ये जो लोम जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं,
टर्निंग करने जा रहा है, सिखाने के जा रहा है। इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे आके दिखाने के लिए आया है। वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और सरकार द्वारा समर्थित भारत टेक्स 2024 व्यापार और निवेश के दोहरे स्तंभों पर आधारित है। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहा है। जो उम्मीद हम लोगों ने रखी थी उससे बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस बायर्स का, बाइंग एजेंट्स का, आम यहाँ पर मैं यशोभूमि में तो आम जनता भी आई है क्योंकि यहाँ B2C इवेंट भी हुआ है। हमारे आर्टिजन्स एंड वीवर्स की बिक्री अच्छी हुई है। भारत टेक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी के दौरान किया जा रहा है। ये आयोजन वस्त्र क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करता है और वैश्विक वस्त्र महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत 2047 तक अपने आप को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से लगातार हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश के मद्देनजर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया गया था। भारत टेक्स 2024 का प्रयास है किस तरह देश की विविध टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट की धरोहर को आगे बढ़ाया जा सके, उसे एक सस्टेनेबल तरीके से 21वीं सदी की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जा सके। कैमरा पर्सन विश्वबंधु गोयल के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, दिल्ली। कपड़ा क्षेत्र को ग्लोबल हब बनाने के लिए भारत का रेशम उद्योग लगातार नए प्रयोग कर रहा है। टेक्नोलॉजी और नई तकनीक के जरिए रेशम उद्योग को और मजबूती मिल रही है। प्रधानमंत्री के कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी 5F विजन को लेकर हमारी सहयोगी भावना नैयर ने कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजन रखी है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कपड़ा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कपड़ा क्षेत्र में सिल्क उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के साथ हमारे साथ कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश है। दर्शना जी, स्वागत है आपका। सिल्क उद्योग जो कि माना जाता है क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स भारत में, वो किस तरीके के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से गुजरेगा? आने वाले 25 साल के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे MOU भी साइन किए सिल्क बोर्ड ने, जैसे जो हमारे रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे आसाम गवर्नमेंट में बोडोलैंड में कोकून देके उनका प्लांटेशन करके उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। सिल्क बोर्ड जो कर्नाटक सिल्क बेंगलोर में है तो उनके साथ में ये मलबरी, एरी, मूंगा, कोटा, ये जो सब हमारी 4 वैरायटी है जिसके ऊपर ये पूरा भारत का उद्योग टिका हुआ है। इसमें हम लोगों ने इनोवेटिव करते हुए हमने बहुत सारी ऐसी जो पहले महिला ये जो ड्रिलिंग है वो थाई ड्रिलिंग करती थी, उनको लेटेस्ट मशीनरी प्रदान की गई। बजट एलोकेशन में भी इस साल 875 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ हो गया सेंट्रल सिल्क बोर्ड को, तो किस तरीके से इसको और बढ़ावा आगे मिलेगा? एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर जो है वो टेक्सटाइल है और टेक्सटाइल में महिला है। 65 से ज़्यादा लोगों को हम आर्टिजन कार्ड दे चुके हैं। आर्टिजन कार्ड के साथ में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट, जूट की प्रोडक्ट, सिल्क की प्रोडक्ट, उनमें समर ट्रेनिंग हो जाए, समर ट्रेनिंग के बाद में उनको शेड दिया जाए, एक जैसी जगह पे उसका क्लस्टर का डेवलपमेंट हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको कपड़ा क्षेत्र को ग्लोबल हब बनाना है, तो इस ग्लोबल हब बनाने के लिए विश्व पटल पे हम ऑलरेडी टेक्सटाइल में बहुत आगे जा चुके हैं। अगर हमें नंबर 1 बनना है तो हमें किस तरीके के आगे कदम उठाने पड़ेंगे? टेक्सटाइल का रोल बहुत बड़ा होगा। हमने पिछले साल भी कॉमर्स में ये एक्सपोर्ट में जो हमारा जो टारगेट था वो 14 दिन पहले हासिल कर लिया था। तो एज पर द टारगेट, एज पर द बजट हम लोगों ने जो एलोकेशन किया है, जो ग्रास रूट तक जाता है कि नहीं, ट्रेनिंग होती है कि नहीं, वहाँ से लेके फार्म जहाँ से प्रोडक्शन होता है, अगर कॉटन का है तो बेस्ट क्वालिटी का कॉटन, कस्तूरी कॉटन, उसकी ब्रांडिंग, सिल्क है तो सिल्क का थान कैसे बने, उसका प्रोडक्शन कैसे, जूट है तो बेस्ट क्वालिटी का जूट। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेक्टर छूटा हुआ है। इसके साथ में मैनमेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल और वो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजना बनाई है। ये तो थी हमारे साथ कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, जिनका कहना है कि कपड़ा क्षेत्र में नए विचारों और नए प्रौद्योगिकियों के साथ हम कपड़ा क्षेत्र के योगदान को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ा क्षेत्र में 5F विजन को भी साकार कर सकते हैं। कैमरामैन मोंटी कुमार सिंह के साथ भावना नैयर, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में बढ़त देखने को मिली।
एग मार्केट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 27 फरवरी को धान का भाव रहा 2,200 रुपए। 28 फरवरी को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,200 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 28 फरवरी को धान का भाव 2,560 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 27 फरवरी को धान का भाव था 2,183 रुपए। 28 फरवरी को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 2,183 रुपए क्विंटल पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 27 फरवरी को धान का भाव रहा 2,080 रुपए। 28 फरवरी को इसमें 20 रुपए की बढ़त आई और भाव 2,100 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में धान की उपज 1,355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। पिछले साल धान की पैदावार 1,294.71 लाख टन रही थी। बुधवार को अरहर के बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्केट के अनुसार गुजरात अरहर का भाव था 9,910 रुपए। 28 फरवरी को ये 110 रुपए गिरकर 9,800 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 27 फरवरी को अरहर का भाव 9,700 रुपए था। 28 फरवरी को इसमें 75 रुपए की नरमी आई। वहीं उत्तर प्रदेश की ही मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 27 फरवरी को अरहर का भाव 9,000 रुपए था। 28 फरवरी को इसमें 25 रुपए की तेजी आई और भाव 9,025 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। उत्तराखंड में तिल के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। यहाँ प्याज के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। आलू में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। इस समय जौ के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। उत्तराखंड में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही टमाटर में भी कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। किसान टमाटर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। आलू के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान मूंग के खेत की देखभाल करें। अभी प्याज की रुपाई कर लें। प्याज के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा भिंडी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ खीरे की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह करेले की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई कर लें। वहीं के किसान पालक की बुआई करें। इसके साथ ही धनिया की बुआई करते रहें। इस समय मेथी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है।
बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता और संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया है। शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले के बाद करीब 55 दिन से फरार था। उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली की महिलाओं में काफी खुशी है। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके करीबी सहयोगी पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये आपसी समायोजन है। जब तक केंद्रीय एजेंसियां उसे हिरासत में नहीं लेंगी तब तक वहां की पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जब भाजपा संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनी और कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई, तब जाकर टीएमसी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कराई है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसीलिए उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में उन्हें तलब किया था। सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। बीजेपी आईटी सेल को लेकर यूट्यूबर ध्रुव राठी के ट्वीट को रिट्वीट करने के चलते अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 14 मार्च के लिए टल गई है। कोर्ट को बताया गया कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के 2018 के फैसले को पलटा, जिसमें कहा गया था कि अदालतों में लंबित मुकदमे पर हाईकोर्ट या निचली अदालत से लगाई गई अंतरिम रोक 6 महीने के बाद अपने आप हट जाएगी। संविधान पीठ ने कहा है कि संवैधानिक कोर्ट को निचली अदालतों में लंबित मुकदमों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के नागरिकों के साथ कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने के आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया है। रफीक खान को जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी था। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पिकअप वाहन के पलटने से 14 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में भर्ती कराया गया है। हादसे के शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। झारखंड के जामताड़ा जिले में बुध की शाम आसनसोल मधुपुर रेलवे ट्रैक के बीच आसनसोल रेलवे डिवीजन में कालाझरिया हॉल के निकट ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। पूर्व रेलवे ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारतीय सेना के पूर्वी कमांड ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज से किया। इस परीक्षण को त्रिशक्ति कोर के नेतृत्व में किया गया है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।